मेरा नाम कनिका है। मेरे पति का नाम करण। मैं एक आम सी घरेलू औरत हूँ। हम पति पत्नी में बहुत मोहब्बत और प्यार था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और एक सुलझे हुए आदमी थे। लेकिन मेरी वही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद एक 4 बच्चों के साथ घर के कामकाज और कम सैलरी पर गुजारा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, जबकि कोई घर में मदद करने वाला भी नहीं था। ऐसे हालात में मेरी तरह और भी औरतें गुजरती हैं, लेकिन जो किस्सा मेरे साथ हुआ उसने तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी को 9 साल गुजर गए थे। भगवान ने मुझे 4 बेटे दे दिए थे। 4 बेटों में एक एक 1.5 साल का अंतर था। मैं उन्हें ठीक से संभाल नहीं पाती थी। करण का छोटा सा घर और कम तनख्वाह, ना कोई नौकर चाकर, छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझ अकेली से घर के काम नहीं संभाले जाते थे। करण अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता का देहांत हमारी शादी से कुछ साल पहले ही हो गया था। उनके पिता की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई थी, जिसके चलते वह करण और उसकी माँ को इस दुनिया में छोड़कर चले गए थे। और मेरी सास मेरी शादी के 3 साल बाद ही चल बसी थी। अब मैं और करण इस घर में अकेले ही रह गए थे। और करण के काम पर जाने के बाद मैं अकेली सारा दिन घर पर बच्चों को संभालती और घर के काम भी करती थी। एक अकेली औरत के लिए छोटे बच्चों को संभालना और उसके साथ घर के काम भी करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरे पति करण सुबह को नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर देते थे, मगर जब वह अपने ऑफिस चले जाते तो मेरा पूरा दिन किचन में चक्कर लगाते लगाते गुजर जाता था। दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई और नहीं होता था जिससे मैं बात करती या जिससे मैं अपना दुख सुना सकती थी। रात को करण जब ऑफिस से घर आते तो बच्चों के साथ खेलने में लग जाते थे और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थक जाते थे कि देखते ही देखते हमें नींद आ जाती थी। एक तो सारा दिन बच्चों की जिम्मेदारी, उस पर घर की साफ सफाई और खाना बनाना। यह दिन मुझ पर बहुत कठिन गुजर रहे थे। जब एक दिन करण एक बड़ी उम्र के आदमी को अपने साथ घर ले आए और मुझसे कहने लगे, यह लो बीबी साहिबा, तुम्हारा मसला हल हो गया। आज से ये अंकल तुम्हारे सारे काम कर लिया करेंगे और बच्चों को भी संभाल लेंगे। तुम उनसे जो काम कहोगी ये मना नहीं करेंगे। बस रात को 8 बजे इन्हें वापस जाना होगा। करण मुझे बताने लगे, यह बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर का नौकर है। वह लोग कुछ महीने के लिए बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं, लेकिन यह इनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। इसलिए बॉस ने मुझसे कहा है कि मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी कामकाज हो तुम इन्हें बता देना, ये तुम्हारी सब कामों में मदद कर देंगे। देखने में वह आदमी अच्छी खासी अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर झुर्रियाँ छाई हुई थी। सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। वह अपनी नज़रें झुकाए खड़े थे। सादे से सलवार कमीज में उनके चेहरे पर सफ़ेद रंग की दाढ़ी। उन्हें देखकर मैंने सोचा कि अगर कोई औरत होती तो मुझे भी कुछ सुकून हो जाता, लेकिन यह इतने बूढ़े आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन अब करण के बॉस का हुक्म था तो हम टाल नहीं सकते थे। वह सुबह को 9 बजे ही हमारे घर पर आ जाया करते और रात को 8 बजते ही वापस चले जाते। मैं उनसे अपने घर का कामकाज क्या करवाती। उनके आने से मेरी इतनी मदद ज़रूर हो गई थी कि मेरे बच्चे उनसे बहल गए थे और वह घर के छोटे मोटे काम कर देते थे। वह मुझे बेटा कहकर पुकारते थे। जब मैं किचन में काम करती होती तो वह मेरे पीछे पीछे किचन में आ जाते और कहने लगते, बेटा मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी मैं अच्छी काट लेता हूँ। अगर कोई काम हो तो तुम मुझसे बिना तकल्लुफ़ कह सकती हो। पुराने से कपड़े पहने हुए, कंधे पर रुमाल लटकाए हुए वह इतनी गर्मी में किचन में पसीना पोंछते हुए मेरा एहसास करने आ जाते थे। वह हमेशा मुझसे काम पूछते रहते, लेकिन मैं उनसे कोई काम नहीं करवाती थी क्योंकि वह बहुत उम्र दराज थे। वह मेरे पिता की ही उम्र के थे। मुझे उनसे काम बताते हुए शर्म आती थी। अंकल आप रहने दें, हम कौन सा इतने अमीर हैं जो आप हमारा हुक्म मानेंगे, और आप हमारे यहाँ नौकर नहीं हैं। बस आप मेरे बच्चों को संभाल लिया करें और बाज़ार से सामान ला दिया करें। मुझे उनके आ जाने से बहुत आसानी हो गई थी
बाजार की काफ़ी चीज़ें मैं उनसे मंगवा लेती थी। बस 8 बजते ही वह अपने घर जाने के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर वह मुझसे इजाज़त मांगते और कहते, बेटा मैं जाऊं। जब मैं उनसे कहती कि जाइए, वह मुझसे कहते कि 50 रुपये दे दो। मेरे पास अक्सर पैसे होते थे, मैं उन्हें रोज़ 50 रुपये उनके मांगने पर दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया, कहा रख ले, लेकिन उन्होंने वह मुझे वापस कर दिया और कहने लगे कि बेटा सिर्फ 50 ही लूँगा। मैंने उन्हें बहुत देने की कोशिश की, उनसे कहा कि मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे से मना कर दिया कि कहने लगे कि मैं सिर्फ 50 ही लूँगा। मुझे उनकी बात कुछ अजीब सी लगी। 1 महीना गुजर गया था, इसलिए मैं अब अंकल से बहुत ही तकलीफ से हो गई थी। मैं जब भी किचन में खाना बना रही होती तो वह बर्तन धोने लग जाते थे, कभी सब्जी काट देते। अब मैं उनके साथ किचन में काम कर लिया करती थी। अब पहले की तरह मुझे उनके साथ किचन में झिझक नहीं होती थी। वह मुझसे बच्चों के बारे में भी बात कर लेते थे। कभी कभी सब्जी काटते हुए वह मुझसे खाना बनाने की रेसिपी पूछने लगते। अब मुझे उनसे बात करते हुए हिचकिचाहट सी महसूस नहीं होती थी। दोपहर में मैं अपने बच्चों को सुलाकर किचन में काम करने के लिए आ जाती तो वहाँ अंकल मेरे पीछे पीछे मेरा हाथ बटाने किचन में आ जाते थे। एक बार मैंने उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा तो एकदम उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके बाद वह मुझे गुस्से से देखने लगे। पहली बार मुझे उनको देखकर डर लग रहा था। फिर मैंने उनके चेहरे से नज़र हटा ले और अपने काम में लग गई। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से किचन से निकलकर बाहर चले गए। मैंने अपने दिल में सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी जो मैं उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछती हूँ। बेहतर है कि मैं अपने काम से काम रखूँ। अब मैं उनसे कभी भी कोई सवाल नहीं करूँगी। अगले रोज़ जब सुबह वे घर पर आए तो उनका बर्ताव पहले जैसा ही था। फिर बातों ही बातों में वह अपने मालिक के किस्से सुनाने लगे। उनके बच्चों का जिक्र करने लगते और कहने लगते, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, अनिल साहब आदत के बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उनके बच्चे जब कभी कभी चिढ़ जाए तो मुझसे बदतमीजी कर लेते हैं, वरना तो वह मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। मैं उनसे पूछा, अंकल आपने बड़ी मैडम के बारे में कभी नहीं बताया, वह कैसी है? मैं किचन में सलाद काटते हुए उनसे पूछने लगी। वह भी वही मेरे पास ही बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस भरी, फिर कहने लगे, उनका मिजाज बहुत तेज है, लेकिन अच्छी ही है। अब क्या करें, नौकर का क्या है, हमारे नखरे कौन देखता है, हमें तो बस काम से मतलब है। वह लापरवाही दिखाने लगे। मैंने उनसे पूछा, अंकल अनिल साहब आपको क्या तनख्वाह देते हैं? मैंने वहाँ सलाद प्लेट में सजाते हुए उनसे पूछा। वहाँ कुछ देर मुझे गौर से देखने लगे। उनके चेहरे का रंग फिर से उड़ गया। इस बार भी उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल दिया और कहने लगे कि मैं ज़रा बच्चों को देख कर आता हूँ। यह कहकर वहाँ किचन से बाहर चले गए। एक बार वहाँ किचन में सब्जी काट रहे थे और गर्मी बहुत तेज़ थी, इसलिए उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर को चढ़ा ली थी। मैं भी वहीं पर रोटी बना रही थी जब मेरी नज़र उनके हाथ पर पड़ी। उनके हाथ पर गहरे जख्म के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका हाथ बहुत बुरी तरीके से जला हो। अंकल ये हाथ कैसे जला? बहुत बड़ा निशान है। उनका हाथ देखकर मेरा दिल कांप गया था। वहाँ कुछ घबरा से गए, हाथ से गिलास भी छूटकर सिंक में गिर गया। वह बोले, ये मेरी गलती थी। उन्होंने जल्दी से अपना आस्तीन नीचे करते हुए मुझसे कहा और फिर बर्तन धोने लग गए। उनके चेहरे पर अफसोस दिख रहा था। पता नहीं क्यों वह मुझे कुछ परेशान लगने लगे थे। 8 बजते ही बस उन्हें अपने घर जाने की जल्दी होती थी। करण ने कई बार उनसे कहा कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहाँ आराम कर लिया करें या कुछ देर और रुक जाया करें, लेकिन नहीं, वहाँ तो ऐसे जल्दी करते जैसे कोई उनका इंतज़ार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में वहाँ अपनी पत्नी के बारे में मुझे बताने लगे। कहने लगे, वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, बहुत अच्छी औरत है, जैसे तुम अपने पति करण का ख्याल रखती हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो।
मैंने उनसे कहा कि आपको आंटी से बहुत मोहब्बत है, इसी वजह से 8 बजते ही आपको जाने की जल्दी होती है, वहाँ आपका इंतज़ार करती होंगी। मेरे कहने पर एक उदासी उनके चेहरे पर छा गई और वह गहरी सोच में गुम हो गए और कहने लगे, ठीक कहती हो बेटा, वह मेरा इंतज़ार करती है। मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर खड़े होकर मेरी राह देखने लगती है। वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। घर जाता हूँ तो मैं उसके पास बैठता हूँ, तभी मेरे पोते पोतियाँ आकर मेरे गले लग जाते हैं, मुझे दादा दादा कहकर मेरी गोद में बैठने लग जाते हैं। बहू आकर अपने सिर पर हाथ रखवाती हैं और मुझे पानी का गिलास देती हैं। मुझसे कहती हैं कि पिताजी, खाना अभी गर्म है, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए लगा दूं। लेकिन एक तुम हो जो मुझे खाना खिलाए बिना यहाँ से जाने नहीं देती। मुझे रोज़ अपनी बहू को मना करते हुए शर्म आती है। वहाँ मेरे सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोले, जैसे कोई अपनी बेटी से लाड में कहता हो। फिर रात को मेरा बेटा ऑफिस से आकर बहुत देर तक मेरी टांगें दबाता रहता है। मैं उससे कहता हूँ कि तुम खुद थके हारे काम से आए हो, फिर क्यों मेरी टांगें दबाने बैठ जाते हो। मैं दिन भर काम करता हूँ क्या? कनिका और करण मुझे कोई काम नहीं करने देते, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन मेरा बेटा कहता कि पिताजी, जब तक मैं आपकी टांगें ना दबा दूँ मुझे नींद नहीं आती। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनकी इतनी नेक औलाद है जो उनकी इतनी खिदमत और परवाह करती है, वरना आजकल की औलाद तो अपने माता पिता को देखती भी नहीं है। और फिर मेरी पत्नी जब तक दिन भर की बातें मुझे ना बता दे, उसके दिल को चैन नहीं मिलता है। बस उनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती कि मेरी आँख लग जाती है। वह यह बात कहकर हंसने लगे। मैं उससे कहता हूँ कि हमारी उम्र बीत गई है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत अब भी वैसी ही है। वह मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगे, जो शायद उनकी हंसी से आंखों में आ गए थे। मैंने कहा, सच्ची मोहब्बत अंकल वही है जो आपकी पत्नी आपसे करती है। औरत की मोहब्बत पुरानी कब होती है, वहाँ तो समय के साथ साथ और ज़्यादा मजबूत होती जाती है। मेरी बात पर वह मुझे गौर से देखने लगे, कहने लगे कि तुम बिल्कुल मेरी पत्नी कामिनी की तरह बातें करती हो। मैं सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो वह बिल्कुल तुम जैसी होती। वह मुस्कुरा कर कहने लगे, आप नौकरी क्यों करते हैं अंकल? मेरे सवाल पर वहाँ एकदम घबरा गए। उनका मिजाज बहुत अलग था। कभी कभी बात करने पर आते तो अपने घर वालों की सारी बातें मुझे बताने लगते थे, और कभी कभी मैं उनसे कुछ सवाल करती तो वहाँ बिना जवाब दिए ही वहाँ से उठकर चले जाते। अभी वहाँ मेरे इस सवाल का जवाब दिए बिना ही उठ कर वहाँ से चले गए थे। फिर मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हो सकता है इन्हें पैसों की परेशानी हो, बेटे की तनख्वाह ज़्यादा नहीं हो, तभी इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। मैंने करण से कहा, आपका बॉस तो अंकल को अच्छी तनख्वाह देता होगा, जिससे उनका गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता होगा, लेकिन अब वह यहाँ नहीं है तो अंकल के घर वालों को मुश्किल हो रही होगी। आप जितनी तनख्वाह आसानी से दे सकते हैं उन्हें दे दें। मेरी बात सुनकर करण ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें तनख्वाह देने की कोशिश नहीं की होगी? लेकिन वह मुझसे पैसे ले तब ना, जब भी मैं उन्हें पैसे देता हूँ वह हर बार मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम जो दे देती हो बस वही मेरी तनख्वाह है। करण की बात सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि अंकल से पूछूंगी ज़रूर कि वह 50 के नोट से आखिर क्या करते हैं। अगले दिन जब मैंने अंकल को 50 का नोट दिया तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सिर्फ 50 के नोट से उन्हें क्या मिलता है। इस बार खामोशी से बाहर नहीं गए थे, बल्कि मुझसे कहने लगे, बेटा तुम मेरे घर आना और सब अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन मैं जब उनके घर गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं और करण दोनों ही अंकल के साथ उनके घर गए थे। एक सुनसान सा मोहल्ला था, छोटी छोटी गलियां थी, अजीब सा मोहल्ला था। एक गली के अंदर जाते ही 2-4 घर के बाद गली बंद थी। उस गली के आखिरी मकान के सामने हम दोनों अंकल के साथ खड़े हो गए, लेकिन उस घर का दरवाज़ा बंद था। धक्का मारने से ही वह दरवाज़ा खुल गया। सामने एक कच्ची मिट्टी का आंगन था। मैंने और करण ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, फिर हम अंदर चले गए। घर में बहुत ज़्यादा खामोशी थी। घर के अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा आंगन था और सामने 2 कमरे बने हुए थे। हर कमरे में दरवाजे और खिड़कियां लगे हुए थे। आंगन में पेड़ लगे हुए थे, लेकिन अब वह बिल्कुल सूख चुके थे। यह के पत्ते सूख कर मिट्टी के ढेर बन गए थे।
आंगन के एक कोने में एक कब्र देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। घर के अंदर ही कब्र बनाई गई थी और उसकी मिट्टी भी गीली थी। घर में कोई भी आदमी नहीं था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। अंकल की चारपाई थी, कब्र के एक तरफ बिछी हुई थी। चारपाई के पास एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और उस पर एक स्टील का गिलास उल्टा रखा हुआ था। अंकल सबसे पहले इस कब्र के पास गए और कहने लगे, कामिनी देखो तो कौन आया है। अरे तुम्हें बताया तो था, कनिका बेटा आने की जिद कर रही थी। बहाने बहाने से तुम सब के बारे में पूछती रहती है, इसलिए इस बार मैं इसे साथ लेकर आया हूँ। मेरे पैर तो यह सब कुछ देखकर वहीं पर जम गए थे। करण की हालत भी मुझसे कुछ अलग नहीं थी। अंकल ने अपनी जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस से जलाकर इस कब्र पर लगा दी। फिर मुड़कर हमें देखने लगे और कहने लगे कि तुम दोनों वहाँ क्यों रुक गए, अंदर आओ ना। तुम मुझसे पूछती हो कि मैं 50 रुपये क्यों लेता हूँ। कामिनी को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए रोज़ अगरबत्ती लेकर आता हूँ और यह खुश हो जाती है। चलो मैं तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ। वहाँ किचन में खाना बना रही होगी। वह मेरे आने से पहले ही मेरे लिए खाना तैयार करके रखती है। कहती है पिताजी की आते ही भूख लगी होगी। यह कहकर वहाँ मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर अपने किचन में ले गए। किचन की हालत भी बाकी घर से कुछ अलग नहीं थी। खाली किचन था और उसमें कुछ स्टील के बर्तन पड़े हुए थे, वह भी मिट्टी से भरे पड़े थे। मुझे लगा शायद उनकी फैमिली की किसी हादसे में मौत हो गई होगी। शायद सभी परिवार वाले दुनिया छोड़कर चले गए हैं, इसलिए ही अंकल तन्हाई का शिकार हो गए हैं। उससे बचने के लिए ही यह बिना तनख्वाह के काम करते हैं। फिर वह मुझे और करण को अपने बेटे के कमरे में ले गए। यह कमरे में भी कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर बड़े से फ्रेम में एक तस्वीर लगी हुई थी, जिसे देखकर करण हैरान रह गए। उन्होंने एकदम हैरानी से अंकल की तरफ देखा, फिर तस्वीर को देखा जहां अंकल अपने बेटे और बहू के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनका बेटा 25 या 26 साल का लग रहा था और बहू भी 23 साल की होगी। करण की आंखें फैली हुई थी। अनिल साहब करण के अपने सामने एक नौजवान की तरह उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुंह से यह नाम सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने आज तक करण के बॉस को नहीं देखा था, सिर्फ उनके बारे में सुना था। तो आप सर के पिता हैं? करण की आवाज़ हैरत के मारे निकल ही नहीं रही थी। अंकल की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बेटा, मैं तो उसका नौकर हूँ। अब वह फूट फूट कर रोने लगे थे। करण आगे बढ़ गए, उन्हें अपने गले से लगा लिया। वह करण के गले से लगकर बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मेरी आंखें यह सब कुछ देखकर पत्थर सी हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो गया है बेटा। मुझे तो आज तक यह भी नहीं पता चला कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा अपने माता पिता की खिदमत की, बेटे की अच्छी परवरिश की, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने के खातिर अपना चैन सुख सब हराम कर लिया था। शुरू से ही मैंने अभिनव साहब के घर पर नौकरी की थी। उस समय मुझे रोज़ 50 रुपये तनख्वाह मिलते थे। उसी से मेरा घर अच्छा चल रहा था। मेरी ड्यूटी 8 बजे तक ही थी। मेरा बेटा बहुत छोटा था। मेरी पत्नी पूरा दिन इसी घर में मेरे माता पिता की खिदमत में गुजार देती थी। कभी इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाई कि मेरी माँ को किसी बात का उल्टा जवाब दे सके या मेरे पिता को आँख उठाकर देख सके। बस सर झुकाकर सास ससुर के हर हुक्म को मानती और उनकी खिदमत करती थी। मैं 8 बजे तक घर वापस आता था। अपने पिता की टांगें दबाकर अपनी माँ के दिल की बातें और शिकवे सुनकर अपनी पत्नी के पास चला जाता था। बस वही 4-5 घंटे हमारी अपनी ज़िंदगी थी। हम हंसते, एक दूसरे से बातें करते और अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांटते। अनिल की पैदाइश के बाद हमने उसको सबसे आगे रखा। हमने सोचा कि हम अनपढ़ हैं, इसी वजह से हम लोगों के घर नौकरी करके उनकी जूठन खाने पर मजबूर हैं। अगर हमारा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। समय बीत रहा था। मेरे माता पिता भी एक के बाद एक दुनिया से चले गए। कब मैंने अपने पिता की चारपाई संभाली और कब कामिनी ने माँ की जगह, कुछ पता ही नहीं चला। हमारे काले बाल और खूबसूरत जवानी कब अपने बेटे की परवरिश और ख्वाहिशें पूरी करते करते कब बुढ़ापे को पहुंच गई।
पता ही नहीं चला। मेरे बेटे अब ऑफिसर बन चुका था। मैंने अपने सेठ अभिनव साहब से कहकर अपने बेटे को उनके दफ्तर में नौकरी दिलवा दी। उन्होंने मेरे बेटे को आराम से नौकरी दे दी, क्योंकि मैंने अपनी सारी जवानी उनके घर पर नौकरी करके गुजारी थी। ₹50 की तनख्वाह देकर बाकी वह अपने घर का बचा हुआ खाना और कपड़े दे देते थे, जो पहनकर मैंने और कामिनी ने अपनी ज़िंदगी गुजार दी थी। अभिनव साहब की एक बेटी थी, वहाँ इकलौती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा सर चढ़ी और बदतमीज़ भी थी। वहाँ मुझे हमेशा नौकर कहकर ही आवाज़ देते थे, लेकिन जब मैं नौकर था तो मैं उससे कुछ भी नहीं कहता था। अगर बात यहीं तक की होती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मेरे बेटे की तनख्वाह भी अब अच्छी हो गई थी। मैंने सोचा कि अब हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी के दिन भी बदल जाएंगे। मैं भी अब नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगा। जो समय मैं जवानी में अपनी पत्नी को नहीं दे पाया, वहाँ हम दोनों बुढ़ापे के साथ गुजार लेंगे। मैं यही सोच रहा था कि जैसे मेरी पत्नी ने मेरे माता पिता की खिदमत की है, हमारी बहू भी ऐसे ही हमारी खिदमत करेगी। अपने बेटे की पहली तनख्वाह मिलने पर मैंने अभिनव साहब से कहा कि अब मुझे नौकरी से छुट्टी चाहिए। वह भी खुशी खुशी मान गए। कुछ महीने मैंने घर पर ही गुजारे। एक दिन मेरे घर पर अभिनव साहब आए। उन्होंने लता मैडम के लिए मेरे बेटे का रिश्ता मांगा तो मैं हैरान से रह गया। कहाँ हम और कहाँ लता मैडम। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मेहनती भी था। अभिनव साहब को अपनी बेटी के लिए और क्या चाहिए था। मेरी तो सारी ज़िंदगी उनकी गुलामी करते करते कट गई थी। अब उन्हें मेरे बेटे की गुलामी भी चाहिए थी। उनकी बदतमीज़ और ज़िद्दी बेटी अगर किसी और के घर शादी करके जाती तो 2 दिन भी नहीं रह पाती। इसलिए उसने मेरे बेटे को फंसा लिया और मेरा बेटा फिर दौलत देखकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी लता मैडम से शादी करने पर तैयार हो गया। आखिर मैं मुझे ही बेटे की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। लता कुछ दिन ही हमारे घर रहे और फिर मेरे बेटे को अपने साथ लेकर चली गई। कामिनी बहुत रोई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि हमारे बेटे की अपनी ज़िंदगी है, उसे अपनी मर्जी से जीने दो। वह कहने लगी कि मैंने भी तो अपनी जवानी और अपनी सारी ख्वाहिश आपको पीठ पीछे डालकर अनिल की ख्वाहिशों को पूरा करने में उम्र गुजार दी। क्या इसी दिन के लिए मैंने यह सब किया था? मैंने उसे समझाया कि हमारा फ़र्ज़ था। वह रोने लगी और कहने लगी, क्या उसका कोई फ़र्ज़ नहीं है? मैंने उसे बहुत बहलाने की कोशिश की, लेकिन वह बेटे की जुदाई में बीमार रहने लगी थी। हमारा बेटा पहले तो हफ्ते में एक बार अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था और घर के खर्चे के लिए पैसे भी दे देता था, लेकिन धीरे धीरे उसका आना कम हो गया। जब मैंने देखा कि अब मेरे बेटे ने हमें खर्चा देना भी बंद कर दिया, तो मैंने किसी और घर में नौकरी कर ली। कामिनी की जवानी भी मेरे इंतज़ार में गुजरी और बेचारी का बुढ़ापा भी मेरा इंतज़ार करते करते गुजर गया। अगर मुझे लेटने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वह दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती। उसका वही इंतज़ार एक दिन उसे कब्र में ले गया और मैं अकेला रह गया। मुझे अपने घर से बहुत प्यार था, इसलिए मैंने कामिनी को कहीं जाने नहीं दिया। यहीं आंगन में कच्ची ज़मीन में उसे दफन कर दिया। मेरा बेटा ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले गया। मैं दिन तो वहाँ गुजार लेता था, लेकिन रात को 8 बजते ही मुझे ऐसा लगता था जैसे कामिनी अकेली है और मेरा इंतज़ार कर रही है। इसलिए मैं घर वापस आ जाता और यही रात गुजारता। लता ने कभी मुझे अपना ससुर नहीं समझा और ना मेरी कभी इज्जत की। आज भी मुझे नौकर कहकर ही बुलाती है। मेरा बेटा तो उसके एहसानों तले दबा हुआ है, इसलिए उससे कुछ नहीं कहता। उसके बच्चे भी उसकी माँ की परवरिश की वजह से उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसलिए उस घर में आज भी मेरी हैसियत वही है जो पहले दिन हुआ करती थी। अभी भी मैं उस घर में नौकरी करता हूँ, बस फ़र्क यह है कि अब अभिनव साहब के बजाय 50 रुपये तनख्वाह में लता मैडम से बहुत हक से मांगता हूँ, क्योंकि वह मेरी मेहनत की कमाई होती है। कामिनी को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए 50 रुपये की अगरबत्ती यह लेकर आता हूँ और सोचता हूँ कि सारी ज़िंदगी जिस औलाद के सपने पूरे करते करते हमने गुजार दी, उसके पास 2 घड़ी हमें देने के लिए वक्त नहीं है। यहाँ तक कि जब वह मुझे किसी मेहमान से मिलवाता है तो मुझे नौकर कहकर ही बताता है।
लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी करके ही गुजारी है। नौकर कहलाने में किस बात की शर्म। अब जब अपनी पत्नी को वक्त देने का समय आया तो उसके पास समय नहीं बचा था। वह यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन फिर मैं उसके पास बैठता हूँ, उससे बातें करता हूँ। अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अंकल की पूरी कहानी हमने अपने आंसू बहाते बहाते सुनी थी। रो रो कर मुझे हिचकियाँ शुरू हो गई थी। यह कौन सा जुल्म था, कैसी अंधेरी नगरी थी। इतने बड़े घर में नौकरों की कौन सी कमी थी जो एक ससुर की खिदमत नहीं की जा सकते थे। और यह कहानी कौन सी नई है। बहुत सी जगह पर माता पिता के साथ औलाद ऐसे ही सलूक करती हैं, लेकिन भगवान उनको भी इसके लिए किए की सज़ा ज़रूर देगा, क्योंकि उन्हें भी एक दिन किसी का माता पिता बनना है। जब उन पर जुल्म होगा तब उन्हें अपने माता पिता के दर्द का एहसास होगा। हम सर झुकाए उदास चेहरे से अंकल के घर से अपने घर आ गए। अगले दिन जब अंकल हमारे घर आए तो मैंने उनसे कहा, अंकल अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ मेरे ही घर में रहेंगे। मुझे आप अपनी बेटी ही समझिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। प्लीज़ अंकल मना मत कीजिएगा, मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मेरे बच्चे आपके साथ बहुत घुल मिल गए हैं, आपको दादा कहते हैं। इस घर को, हमारे परिवार को अपना लीजिए और हम सबके साथ ही रहिए। करण ने भी उनसे जिद की हमारे घर पर ही रुकने की, तो उनके हमारी बात मान गए। अब वहाँ अपने बेटा और बहू के पास भी नहीं जाते, पर हर रात 8 बजे अपने घर जाकर अगरबत्ती जलाकर आंटी से कुछ बातें करके वापस हमारे घर हमारे साथ ही रहने के लिए आ जाते हैं। आखिर मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जीते जी अपने माता पिता की सेवा कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने कर्मी का फल इसी जन्म में मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।